पहला क्वेश्चन है एक्सप्रेस 156 एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो 156 को हम लोग प्राइम के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस करेंगे। सबसे पहले इसको फैक्टराइज करते हैं, डिवाइड करते हैं 2 से। 2 7 जा 14, 2 8 जा 16। फिर 2 डिवाइड करते हैं, 2 3 जा 6, 1 8, 2 9 जा 18। 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 13। तो इस प्रकार हम 156 को लिख सकते हैं 2 का पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। दिस इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम ऑफ whose zeros is 2 and product is -8। सम ऑफ जीरो दिया हुआ है, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज 2 दिया हुआ है और प्रोडक्ट PRODU प्रोडक्ट ऑफ जीरो ये दिया हुआ है -8 और हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो ये आपका हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा क्या है, ये दिया हुआ है 2, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ -8। तो आपका आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। दिस इज द आंसर ऑफ सेकेंड क्वेश्चन। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 में दिया गया है दो नंबर है, उसका एचसीएफ दिया गया है। नंबर है 96 और 404। इन दोनों का एचसीएफ दिया गया है 4 और आपको फाइंड करना है एलसीएम 96 और 404 का एलसीएम क्या होगा। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा फॉर्मूला प्रोडक्ट ऑफ नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। यहाँ होगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो यहाँ जो दो नंबर दिया हुआ है ये है 96 इंटू 404 इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। एचसीएफ दिया हुआ है 4, तो ये 4 से कट जाएगा 404 101 बार में, और 96 को 101 से गुना कर दीजिए, आपका एलसीएम आ गया। एलसीएम इक्वल टू 9696। दिस इज द आंसर ऑफ थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। On comparing the ratio of the coefficient, find out whether the pair of equation x minus 2y equal to 0 and 3x minus 3x plus 4y minus 20 equal to 0 is consistent or inconsistent। तो हम लोग कंसिस्टेंट कब कहते हैं, जब यूनिक सॉल्यूशन निकलता है या मैनी सॉल्यूशन निकलता है तब बोलते हैं कंसिस्टेंट। और जब सॉल्यूशन नहीं निकलता है, नो सॉल्यूशन, तो बोलते हैं इक्वेशन जो है वो इनकंसिस्टेंट है। तो चेक करते हैं। तो पहला इक्वेशन दिया हुआ है x माइनस 2y इक्वल टू 0। इसमें a1 का वैल्यू दिया हुआ है 1, b1 का वैल्यू दिया हुआ है -2 और c1 का वैल्यू दिया हुआ है 0। दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0। a2 दिया हुआ है 3, b2 दिया हुआ है 4 और c2 दिया हुआ है -20। तो सभी का रेशियो निकालते हैं। a1 बाई a2 का रेशियो हो जाएगा 1/3। b1 बाई b2 का रेशियो निकालेंगे तो ये हो जाएगा -2/4 जो कि आएगा -1/2। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे a1 बाई a2 और b1 बाई b2 का रेशियो सेम नहीं है। a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। तो ये जो कंडीशन है ये कंडीशन यूनिक सॉल्यूशन का है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो
दो इक्वेशन दिया हुआ है, ये क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। Therefore the pair of equation is consistent. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5. If A and B are co-prime number, then find the HCF A and B. तो पहले समझते हैं कि कोप्राइम नंबर होता क्या है. तो कोप्राइम नंबर उसको कहते हैं अगर दो नंबर दिया हुआ है और दोनों का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है वन के अलावा, तब उस नंबर को बोलते हैं कोप्राइम नंबर. When two numbers have no common factor other than one, then the pair of number is called कोप्राइम नंबर. और कोप्राइम नंबर का जो HCF होता है वो हमेशा 1 होता है. तो इसका आप याद कर लीजिएगा कि HCF ऑफ कोप्राइम नंबर इज 1. तो इसका आंसर डायरेक्ट हो जाएगा HCF ऑफ A and B इज 1. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6. Find the area of sector of a circle with radius 6 cm if angle of the sector is 60. इसमें हमको सेक्टर का एरिया निकालना है जिसका रेडियस दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर और एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री. एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. और थीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है 60. तो 60 बाई 360 इंटू पाई का वैल्यू बोला गया 22/7 लेने के लिए 22/7 इंटू आर का वैल्यू दिया हुआ है 6. तो 6 इंटू 6. तो ये 0 कट गया. 6 से 36 कट जाएगा 6 जोड़ में और 6 से ये 6 कट गया. अब गुना कर लेते हैं. 6 2 12 1 6 2 12 1 13 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये हो गया इस सेक्टर का एरिया. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 का. और A oars tied to a pole with 28 meter long rope. Find the perimeter of the field where the oars can graze. तो oars जो है एक पोल से बंधा हुआ है रस्सी के सहारे जिसका लंबाई है 28 मीटर. और पूछा गया है कि ये जो एरिया ग्रेज करेगी फील्ड का, उस फील्ड का पेरीमीटर क्या होगा, यानी कि इस सर्कल का पेरीमीटर क्या होगा, ये पूछा गया है. तो ये जो रोप का लेंथ है वो हो जाएगा सर्कल का रेडियस. तो पेरीमीटर ऑफ फील्ड हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ फील्ड इक्वल टू पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर. तो 2 इंटू पाई का वैल्यू बोला 22/7 लेने के लिए 22/7 इंटू आर. आर का वैल्यू दिया हुआ है 28. तो 7 से 28 कट जाएगा फॉरवर्ड में. तो 4 2 8 इंटू 22. आंसर हो जाएगा 176 मीटर. दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7. इन द गिवन फिगर DE parallel BC and angle ADE equal to 70 degree, angle BAC is equal to 50 degree, then angle BCA is equal to what? ये फाइंड करना है. एंगल BCA ये वाला एंगल फाइंड करना है. तो देखिए इन ट्रायंगल ADE में एंगल DAE प्लस एंगल ADE प्लस एंगल AED इसकल टू होगा 180. एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल. इसमें ये एंगल दिया हुआ है 50, ये दिया हुआ है 70 और एंगल AED हम निकाल सकते हैं आराम से.
तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एंगल AED बराबर 180 माइनस 70 प्लस 50 120। तो एंगल AED इक्वल टू 60 डिग्री। नाउ इट इज गिवन दैट DE पैरेलल BC, DE BC के क्या है, पैरेलल है। तो ये जो एंगल है और ये एंगल क्या कहलाएगा, कोरस्पोंडिंग एंगल। तो लिखेंगे सिंस DE पैरेलल BC therefore angle BCA equal to angle AED corresponding angle। corresponding angle। तो यहां से हम कह सकते हैं कि एंगल BAC का वैल्यू क्या होगा, BCA का वैल्यू क्या होगा, ये हो जाएगा 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 का। और इन द गिवन फिगर AD is equal to 2 cm, BD is equal to 3 cm, AE is equal to 3.5 cm and AC is equal to 7 cm। सवाल पूछ रहा है इज DE पैरेलल BC, क्या DE BC के पैरेलल है। तो AD का वैल्यू आपको दिया है 2, BD का 3, AE का वैल्यू दिया हुआ है 3.5 और यहाँ पे AC का वैल्यू दिया हुआ है 7, AC का वैल्यू 7। तो हम यहाँ पे सबसे पहले EC का वैल्यू निकाल लेंगे। तो EC इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा AC माइनस AE। तो इसका वैल्यू 7 माइनस 3.5 आ गया 3.5 सेंटीमीटर। अब देखिए DE पैरेलल BC तभी होगा जब AD बाई DB बराबर होगा AE बाई EC का। इसको कहते हैं अपोजिट ऑफ सेल्स थ्योरम। तो दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं। AD बाई DB इक्वल टू दिया हुआ है 2/3 और एंड AE बाई EC इसका वैल्यू होगा 3.5 बाई 3.5, तो इसका इक्वल टू 1। तो यहाँ पे इन दोनों का जो रेशियो है वो इक्वल नहीं है, इसलिए सिंस AD बाई DB नॉट इक्वल टू AE बाई EC therefore DE is not parallel to BC। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ ए सर्कुलर फील्ड एट ए रेट ऑफ ₹24 per meter is ₹5280। फाइंड द रेडियस ऑफ द फील्ड। एक सर्कुलर फील्ड दिया गया है, इसके चारों ओर फेंसिंग करने का जो टोटल कॉस्ट दिया हुआ है 5280 और 1 मीटर का रेट दिया हुआ है 24 रुपीज। हमको निकालना है इस फील्ड का रेडियस। तो फील्ड का जो सर्कमफ्रेंस होगा वो होगा टोटल कॉस्ट बाई रेट और सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। तो 2πr इक्वल टू 5280 बाई 24। 12 से 1 कट जाएगा, 12 2 जा 24, 12 4 जा 48, 12 4 जा 48 0 और 2 से फिर कट जाएगा 220। तो वैल्यू हो गया 2 इंटू 22/7 इंटू R इक्वल टू 220। तो 22 से ये कट जाएगा 10 बार में, तो R इक्वल टू 10 इंटू 7/2। तो 2 से ये कट गया 5 बार में, R इक्वल टू 35 मीटर। So therefore the radius of this circular field is 35 meter।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9. A tree breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground where it makes an angle 30 degree. इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक ट्री है जो आंधी के आने पे, स्टॉर्म के आने पे बीच से कहीं से टूट गया और ये जो अपर पार्ट है ये ग्राउंड से टच हो गया और जिस जगह पे ये टच हो रहा है तो यहाँ पे ये एंगल बना रहा है 30 डिग्री. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 मीटर. इस पेड़ का जो टॉप है ये पॉइंट ग्राउंड पर जहाँ टच किया और ट्री का फुट दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है 8 मीटर. और पूछा गया है फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री फ्रॉम वेयर इट इज ब्रोकन. और ट्री का हाइट चाहिए जहां से ट्री टूट गया. तो ट्री इस पॉइंट से टूटा है तो हमको ये हाइट निकालना है. तो हम पॉइंट मान लेते हैं ए बी सी डी. तो इसमें हमको फाइंड करना है बीसी का लेंथ. ठीक है. तो देखिए हमको क्या दिया हुआ है, ये एंगल दिया हुआ है और हमको इस एंगल के सामने वाला साइड निकालना है जिसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर. और यहाँ बेस दिया हुआ है तो परपेंडिकुलर और बेस में जो रिलेशन होता है वो होता है tan थीटा. तो इन ट्रायंगल BCD tan थीटा tan 30 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा BC बाई CD. BC बाई CD tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 इक्वल टू BC बाई CD. CD क्या दिया हुआ है 8. तो यहां से BC का वैल्यू हो गया 8/√3. अब यहाँ पर नीचे √3 दिया हुआ है तो इसको रैशनलाइज कर लेते हैं. तो 8/√3 को गुना कर लेते हैं √3/√3 से. तो ये बन जाएगा 8√3/3 मीटर. Therefore, the height of the tree from where it is broken is 8√3/3 मीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10. If the perimeter and the area of circle are numerically equal, then find the radius of the circle. सर्कल का पेरीमीटर और एरिया न्यूमेरिकली इक्वल दिया हुआ है. पेरीमीटर ऑफ सर्कल इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल. सर्कल का पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2πr और एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला πr². तो यहां से एक पाई कट जाएगा और एक r कट जाएगा तो r इक्वल टू क्या आएगा 2 यूनिट. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11. राइट द एम्पेरिकल रिलेशनशिप अमॉन्ग मीन मीडियन एंड मोड. तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12. To divide a line segment BC internally in the ratio 3:5. एक लाइन सेगमेंट है BC, इसको डिवाइड करना है इंटरनली 3:5, 3 और 5 के रेशियो में. वी ड्रॉ ए रे BX. तो हम लोग एक रे ड्रॉ करेंगे BX such that angle CBX is an acute angle. What will be the minimum number of points to be located at equal distance on the ray BX?
तो इस रे बी एक्स में हम कितना मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट लोकेट करेंगे इक्वल डिस्टेंस पर। तो इसका सिंपल आंसर होगा 3 + 5 8। अब देखिए क्या करेंगे, इस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर रे बी एक्स पर 8 पॉइंट लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। और ये जो 8वां पॉइंट होता है इसको हम लेते हैं सी से। और जितना एंगल यहाँ बन रहा है सेम एंगल से ये थर्ड पॉइंट से B1 B2 B3, इस B3 पॉइंट से सेम एंगल कंस्ट्रक्ट करके एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि ये जो लाइन है ये 3 और 5 के बीच में बैठ जाएगा। तो हमको कितना पॉइंट लेना पड़ेगा, 8 पॉइंट लेना पड़ेगा। B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 और B8। Therefore, the minimum number of points to be located at equal distance on ray BX are 8. Next question है question number 13. For what values of P does the pair of equation 4x plus py plus 8 equal to 0 and 2x plus 2y plus 2 equal to 0 has unique solution? तो यहाँ पर दो इक्वेशन दिया हुआ है, तो a1 का वैल्यू इसमें हो जाएगा 4 और b1 का वैल्यू हो जाएगा p और c1 का वैल्यू होगा 8। इस इक्वेशन से a2 का वैल्यू हो जाएगा 2, b2 का वैल्यू हो जाएगा 2 और c2 का वैल्यू भी हो जाएगा 2। यूनिक सॉल्यूशन का जो कंडीशन है वो होता है a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2। फॉर यूनिक सॉल्यूशन a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2। तो यहाँ पे a1 का वैल्यू दिया हुआ है 4 और a2 का वैल्यू दिया हुआ है 2, नॉट इक्वल टू b1 by b2 p by 2। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, तो p नॉट इक्वल टू 4। यूनिक सॉल्यूशन के लिए p का वैल्यू ऑल रियल नंबर हो सकता है एक्सेप्ट 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 का। और व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रेट लाइन्स विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। और दो इक्वेशन दिया हुआ है 2x plus 3y = 5 एंड 4x plus 6y = 7। तो यहाँ पे आपको दो इक्वेशन दिया हुआ है और बताना है कि ये दो इक्वेशन किस लाइन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि ये दो लाइन जो होगा वो इंटरसेक्टिंग लाइन्स होगा या पैरेलल लाइन्स होगा या फिर कोइंसिडेंट लाइन्स होगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे a1 by a2 का रेशियो। तो यहाँ पे a1 का वैल्यू दिया हुआ है 2 और a2 का वैल्यू दिया है 4, रेशियो हो गया 1/2 का। फिर निकालेंगे b1 by b2 का रेशियो। तो b1 दिया है 3 और b2 दिया हुआ है 6, तो 3/6 इसका वैल्यू हो गया 1/2। अब लास्ट निकालते हैं c1 by c2 का रेशियो। तो c1 by c2 इक्वल टू यहाँ दिया हुआ है -5 by -7, तो ये रेशियो आया 5/7। तो आप देख रहे हैं कि a1 by a2 बराबर है b1 by b2 के, लेकिन ये c1 by c2 के बराबर नहीं है। Here a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2, नॉट इक्वल टू c1 by c2। Here a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 नॉट इक्वल टू c1 by c2। और ये जो कंडीशन है ये पैरेलल लाइन का कंडीशन है। Therefore, the system of equation represents parallel lines. The system of equation represents parallel lines. Next question है question number 14. A bag contains 3 red balls and 5 black balls. A ball is drawn at random from the bags
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड। एक बैग में 3 रेड बॉल है और 5 ब्लैक बॉल है और एक बॉल इसमें से निकाला गया, तो रेड निकलने का क्या प्रोबेबिलिटी है। तो इसमें नंबर ऑफ रेड बॉल क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ रेड बॉल ये दिया हुआ है 3 और नंबर ऑफ ब्लैक बॉल ये दिया हुआ है 5। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इक्वल टू 3 + 5 इक्वल टू 8। तो हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉल ड्रॉन इज रेड। तो इसका जो फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम क्या है, हमको जो बॉल निकालना है वो क्या निकालना है, रेड। तो ये मैथ 3 हो गया और टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या है, तो 8। तो आंसर हो जाएगा 3/8। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 का और एक डाई थ्रोन वंस, एक डाई को एक बार फेंका गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर आने का प्रोबेबिलिटी क्या है। तो जब हम एक डाइस को रोल करते हैं तो इसमें जो आउटकम आता है वो क्या है, 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 आउटकम आने का संभावना है। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम क्या होगा, तो 6। हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर। तो इसमें प्राइम नंबर कौन कौन सा है, तो ध्यान दीजिएगा 1 प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। प्राइम नंबर उसको कहते हैं जिसका 2 फैक्टर होता है, एक 1 और वो खुद इटसेल्फ। तो इसमें जो प्राइम नंबर है वो है 2 3 एंड 5। देयर आर 3 प्राइम नंबर 2 3 एंड 5। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या हो गया, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हो गया 3। 1 2 3 आउटकम जो है वो फेवरेबल है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाई टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम आपको दिया हुआ है 3 और पॉसिबल आउटकम दिया हुआ है 6। तो आंसर हो जाएगा 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। एक टावर इज स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। एक टावर है जो ग्राउंड पर वर्टिकली स्टैंड है। दिस इज योर ग्राउंड। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड में किसी एक पॉइंट से, विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। और ये जो पॉइंट है ये टावर के फुट से 15 मीटर की दूरी पर है। The angle of elevation of the top of the tower is found to be 60। और इस पॉइंट से टावर का जो टॉप है इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये पाया गया एंगल 60। तो पूछा गया है फाइंड द हाइट ऑफ टावर। टावर का हाइट क्या होगा। तो हम एक ट्रायंगल का नाम मान लेते हैं ए बी सी। यहाँ पे ए बी का जो हाइट है, लेंथ है, वो हाइट ऑफ टावर कहलाएगा। तो लेट हाइट ऑफ टावर इक्वल टू h। तो हम लोग को पता है कि निकालना h है और यहाँ जो गिवन है वो क्या दिया है, बेस दिया हुआ है, क्योंकि इस एंगल सामने वाला साइड परपेंडिकुलर और ये बेस होता है। तो बेस दिया है, परपेंडिकुलर निकालना है, तो इसमें जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा 10 का। तो 10 60 इक्वल टू AB बाई BC। तो 10 60 का वैल्यू होता है √3। तो √3 इक्वल टू h बाई 15। तो यहां से हम बोल सकते हैं h इक्वल टू 15√3 मीटर। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E
प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई नोट, इसको बोलते हैं नोट ई या ई नोट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई नोट इज, तो ये तो सबको पता होगा, इसका वैल्यू क्या आता है, 1 आता है। किसी भी इवेंट के होने का प्रोबेबिलिटी और नहीं होने की प्रोबेबिलिटी अगर सम करेंगे तो हमेशा 1 आता है। ये वीडियो क्लास 10th का बेसिक मैथ सिंपल पेपर का था, जो कि पार्ट 1 का था, और पार्ट ए का सेक्शन 2 और पार्ट बी का वीडियो जल्दी अपलोड किया जाएगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।